नमस्कार दोस्तों, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं राकेश भाटी, और आज हमारा एक टॉपिक जो बीच में था उसको पूरा करेंगे आज हम। तो मैंने आपको लास्ट में पोट्री तक की बातें कंप्लीट करवा दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट हम एक कला पढ़ने जा रहे हैं और इस पॉइंट का नाम हमारा रहेगा वस्त्रों की रंगाई छपाई। वस्त्रों की रंगाई छपाई की आज हम बात करने वाले हैं। और रंगाई और छपाई दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, दोनों में अंतर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि रंगाई एक अलग चीज होती है, छपाई एक अलग चीज होती है। छपाई क्या होती है कि कोई फिक्स एक डिजाइन होता है, उससे अपने अगर उस पर छापा बनाते हैं तो वो छपाई है। अगर कपड़े को डाई करते हैं किसी पानी में, किसी लिक्विड में डुबो के, तो वो रंगाई होती है। छपाई करने वाला आदमी होता है छिंपा। छपाई कौन करते हैं? छिंपा लोग करते हैं। रंगाई करते हैं रंगरेज या नीलगर। रंगरेज या नीलगर लोग हैं, वो क्या करते हैं? रंगाई करते हैं। और छपाई कौन करते हैं? छिंपा लोग करते हैं। रंगाई अलग बात हो गई, छपाई अलग बात हो गई। अब हम सबसे पहले एक बार छपाई की बात करेंगे। इसमें छपाई की अगर बात करें तो दो बातें ध्यान में रखना। अगर हाथ से छपाई है, किससे छपाई है? हाथ से छपाई है, तो उसको कहते हैं मित्रों ब्लॉक प्रिंट। हाथ से छपाई को क्या बोलेंगे? ब्लॉक प्रिंट बोलेंगे। ठीक है, हाथ से अपने कपड़े को किसी फ्रेम में बांध के फिर अगर छपाई करे तो वो ब्लॉक प्रिंट कहलाएगी। और अगर छपाई ठप्पे से है, ठप्पे से अगर छपाई हो रही है तो ठप्पे से छपाई को बोलेंगे भांत की छपाई। ठप्पे से छपाई को क्या बोलेंगे? भांत की छपाई बोल देंगे। अब देखो, ठप्पे में छपाई जो होती है वो भांत की छपाई कहलाती है। ठप्पा कैसा होता है? लकड़ी का होता है। और जैसे मान लो ये हमारे पास में लकड़ी का ठप्पा बना हुआ है और उस पे अगर इस प्रकार का डिजाइन बना है तो एक रंग में डुबोएंगे और फिर कपड़े पे लगा देंगे, तो वो ठप्पे से छपाई हो रही है, इसलिए वो भांत की छपाई है। अब भांत में भी एक ये डायग्राम भी होता है, एक इस प्रकार का डिजाइन भी इसमें रहेगा। तो देखो, है तो दोनों ही भांत की छपाई, लेकिन ये डायग्राम तारे जैसा है तो तारा भांत की छपाई, ये केरी जैसा डायग्राम है तो केरी भांत की छपाई। भांत की छपाई के कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रकार, जैसे तारा भांत, केरी भांत, लहर भांत और ज्वार भांत। ठीक है, तारा भांत में तारे का डायग्राम होता है, केरी भांत में केरी का डायग्राम होता है जैसा कि मैंने ये बनाया है। लहर भांत में लहरदार डिजाइन होता है और ज्वार भांत में ज्वार के दानों जैसा बारीक डायग्राम या डिजाइन होता है। तो ये जो डिजाइन है, ये जितने भी डिजाइन है, इनकी ओढ़नी जो है वो आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी होती है। तो अगर कोई पूछ ले कि तारा भांत, केरी भांत, लहर भांत, ज्वार भांत क्या है, आदिवासी महिलाओं के ओढ़नी के क्या रहेंगे? प्रकार रहेंगे। तारे जैसा डायग्राम है इसलिए तारा भांत का। भांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ठप्पे से छपाई हो रही है, इसलिए भांत की छपाई। तो छपाई में हमने क्या कर ली है? दो बातें कर ली है। अब इसमें ध्यान में रखना, अगर बात करें कि अगर हाथ से छपाई करें तो वो ब्लॉक प्रिंट कहलाती है। तो हम बात करेंगे मुख्य ब्लॉक प्रिंट, मुख्य ब्लॉक प्रिंट। तो सबसे पहले देखो यहां पे कौन सी रहेगी? जैसे मान लो अजरक प्रिंट है। कौन सी प्रिंट है साथियों? अजरक प्रिंट, बाड़मेर की है। 2 नंबर पे जैसे मलीर प्रिंट है, ये भी कहां की है? बाड़मेर की। मलीर प्रिंट भी कहां की है? बाड़मेर की। अजरक क्या होता है? मुस्लिम लोग अपने कंधे पे जो एक साफा रखते हैं, जो बिछा के नमाज पढ़ने के काम आता है, उसको अजरक कहते हैं। इसके बाद में है साथियों सांगानेरी और बगरू प्रिंट। ये 2 जगह का नाम भी है
और उन्हीं जगहों के नाम से इस प्रिंट का नाम पड़ गया। सांगानेरी और बगरू प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की। इसके बाद में परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया है जाजम या दाबू प्रिंट। जाजम या कौन सी प्रिंट? दाबू प्रिंट। ये मित्रों आपकी हो जाएगी अकोला की, और अकोला आपका पड़ता है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जाजम या दाबू प्रिंट है अकोला की प्रसिद्ध है। और अकोला में बडली माता मंदिर है। बडली माता का मंदिर भी कहां पे है? बडली माता जिनकी तांती बांधने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। बडली माता का मंदिर अकोला में है, चित्तौड़गढ़ में। और अकोला के रंगाई छपाई के घाघरे भी फेमस हैं। रंगाई और छपाई के घाघरे भी कहां के फेमस रहेंगे? अकोला चित्तौड़गढ़ के रहेंगे। यहीं पे बडली माता का मंदिर भी है और यहीं की जाजम या दाबू क्या रहेगी? प्रिंट रहेगी। ठीक है, तो मुख्य मुख्य हमने प्रिंट की बात कर ली। दोबारा देख लो एक बार। वस्त्रों की छपाई, दो छपाई, रंगाई छपाई में अलग अलग चीजें हैं। छपाई छिंपे करते हैं, रंगाई रंगरेज या नीलगर करता है। छपाई अगर हाथ से हो तो उसको ब्लॉक प्रिंट कहेंगे। छपाई अगर लकड़ी के ठप्पे से हो तो उसको भांत की छपाई बोलेंगे। भांत की छपाई के 4 प्रकार होते हैं अलग अलग डिजाइन के हिसाब से। तारा भांत, केरी भांत, लहर भांत, ज्वार भांत। और ये चारों डिजाइन की ओढ़नियां ओढ़ती आदिवासी महिलाएं। फिर हम हाथ से छपाई जिसको ब्लॉक प्रिंट कहते हैं, तो मुख्य मुख्य प्रिंट हमने यहाँ पे कर ली। अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलीर प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी बगरू प्रिंट जयपुर, जाजम या दाबू प्रिंट कहां की रहेगी? अकोला चित्तौड़गढ़ की रहेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद की हम बात यहां पे करने वाले हैं। अभी हमने रंगाई छपाई में छपाई की बातें कर ली है। रंगाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मित्रों? वस्त्रों की रंगाई की बात करेंगे। और वस्त्रों की जो रंगाई है, उस रंगाई में हमारे पास में एक कला है सबसे बढ़िया, जिसको कहते हैं बंधेज। कौन सी कला है साथियों? बंधेज कला है। ये जो बंधेज कला है, मैं अर्थ आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में टाई एंड डाई। टाई एंड डाई। टाई मतलब कपड़े को बांधना, डाई मतलब होता है कपड़े को रंगना। तो मित्रों परिभाषा इसकी क्या बनेगी? देखो, वस्त्र को बांध कर क्या करना? रंगाई करना। कपड़े को बांध के रंगाई करना क्या कहलाएगा? बंधेज कला। क्या कहलाएगा? बंधेज कला। बांध के कैसे करेंगे रंगाई? जहां पे मान लो कपड़े पे हमें कलर नहीं चढ़ाना है, उस जगह को किसी तरीके से अपने बांध देते हैं, और जिस जगह पे रंग चढ़ाना है उस जगह को खुला छोड़ देते हैं बिना बांधा हुआ। फिर अपने कलर में एक ड्रम होता है रंग से भरा हुआ, उसमें डुबोते हैं। जहां से वो बंधा हुआ है वहां पे अंदर वाली साइड रंग नहीं चढ़ेगा और बाकी जगह पे रंग चढ़ जाएगा। तो कपड़े पे 2 अलग अलग प्रकार के डिजाइन हमें देखने को मिलेंगे। यही टेक्निक जो है वो क्या कहलाएगी? बंधेज कला। क्या कहलाएगी ये कला? बंधेज कला कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, बंधेज के प्रकार भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतिहास पढ़ लेते हैं। ये कला मुल्तान से मारवाड़ आई है। बंधेज कला मुल्तान से मारवाड़ आई है। बंधेज कला का सर्वाधिक कार्य है, सर्वाधिक काम होता है मित्रों सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहाँ है आपका? चूरू में। सुजानगढ़ में इसके अलावा बहुत सारी चीजें फेमस हैं, जैसे दानचंद चोपड़ा की हवेली भी है। बहुत ही मुख्य प्रश्न है, दानचंद चोपड़ा की हवेली। इसके बाद में यहाँ पे 1920 में कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म भी हुआ। कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म भी कहां पे हुआ? सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ के अंदर ही तिरुपति बालाजी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तिरुपति बालाजी का मंदिर भी सुजानगढ़ चूरू में है। और यहीं पे रहेगा ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य। तो ये सारी बातें कंप्लीट कहां की है? सुजानगढ़ चूरू की। लेकिन मित्रों ध्यान में रखने वाली बात यह है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बंधेज मंडी सुजानगढ़ नहीं है, बंधेज की मंडी है जोधपुर।
बंदेज की मंडी कहां पे रहेगी? आपकी जोधपुर में बंदेज की मंडी रहेगी। इतनी बातें हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में देखो, हमारे से परीक्षा वाला पूछ सकता है कि बेटा बता बारीक बंदेज कहां का फेमस है? तो याद रखना मित्रों, मारवाड़, शेखावाटी, कोटा और बूंदी। मारवाड़, शेखावाटी, कोटा और बूंदी, यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? बारीक बंदेज प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक की बातें होगी। इस कला के लिए जोधपुर के एक आदमी है जिनका नाम है तैयब खान। तैयब खान को पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया। पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया। अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, केवल आप पद्म श्री ध्यान में रखना, किसको दिया गया? तैयब खान को दिया गया, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, जोधपुर के तैयब खान को दिया गया। लेकिन अगर कई बार बात ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ शेखावाटी में बंदेज कला शुरू किसने की थी? शेखावाटी में बंदेज की नींव किसने रखी? फूलजी भाटी। फूलजी भाटी। और किसने रखी? बागजी भाटी ने रखी। शेखावाटी में, सिक्कर में बंदेज की नींव किसने रखी? फूलजी भाटी और बागजी भाटी ने रखी थी। बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है साथियों। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं, बंदेज कला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी जो बंदेज से संबंधित थी। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले तो देखो, जैसे मान लो कोई वस्त्र अपने पास में, जैसे मान लो एक कपड़ा है, ये इस प्रकार से मान के चलो आपको एक कपड़ा है हमारे पास में, जिस जगह पे रंग नहीं चढ़ाना है उसको बीच में से जैसे यहाँ से अपने क्या कर दिया है, गांठें लगा के बांध देंगे। यहाँ से एक बार इसको यहाँ से बांध देंगे, फिर कलर में डुबोएंगे, फिर इसको सूखने के बाद में ऐसे करेंगे, तो जहाँ पे बंधा हुआ था वहाँ पे रंग नहीं चढ़ेगा और डिजाइनिंग बन जाएगी। इसी प्रकार से इस कला को क्या कहेंगे? बंदेज कला। अब देखो, सबसे पहले कई बार हमें क्या होता है कि बंदेज के ऊपर कुछ डायग्राम भी बनाने होते हैं ताकि फिक्स कर लें भी यहाँ पे कलर नहीं चढ़ाना। तो सबसे पहले बंदेज में प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहली एक बात है, इसमें क्रिया है जिसको कहते हैं टीपना। टीपना क्या होता है मित्रों? बंदेज से पहले वस्त्र पर डिजाइन उकेरना। डिजाइन उकेरना क्या कहलाएगा? टीपना। जैसे मान लो आपको उदाहरण के लिए ये यहाँ पे है और आपको एक हाथी का चित्र यहाँ पे बनाना है, तो पहले आप क्या करोगे? एक रफली डायग्राम यहाँ पे बना दोगे। रफली एक डायग्राम बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद में इस पे क्या करोगे कि इतनी जगह पे आप किसी तरीके से बांध दोगे इसको, ताकि इस हाथी पे रंग ना चढ़े। और फिर कपड़े को रंगने के बाद में जब आप सुखाओगे तो बाकी जगह पे कलर चढ़ जाएगा, लेकिन हाथी पे कलर नहीं चढ़ेगा। तो ये चीज जो है ये क्या कहलाएगी? टीपना। क्या कहलाएगी? टीपना। बंदेज से पहले अगर अपने को फिक्स डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जो एक कच्ची पेंसिल टाइप के पेन आते हैं, दर्जी जिसको काम में लेता है, उस प्रकार से अगर रफली एक डायग्राम बनाए तो उसको क्या बोलोगे? टीपना बोलेंगे। तो बंदेज से पहले डिजाइन उकेरना क्या कहलाएगा मित्रों? क्या कहलाएगा? टीपना कहलाएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है लहरिया। अगर बंदेज क्रिया के द्वारा कपड़े पे इस प्रकार से डिजाइनिंग बनती है, ठीक है, अलग अलग इस प्रकार से अगर डिजाइनिंग आप बना रहे हो, ठीक है, एक कलर में इसमें और ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये कपड़ा आपका क्या कहलाएगा मित्रों? ये कपड़ा आपका कहलाएगा लहरिया, ठीक है। तो लहरी में बंदेज कला के द्वारा, कला तो बंदेज ही है, लेकिन बंदेज में अगर लहरदार डिजाइनिंग बने तो वो कपड़ा लहरिया कहलाएगा। तो वस्त्र की क्या करना? लहरदार छपाई। लहरदार छपाई करना क्या कहलाएगा? लहरिया। सबसे बढ़िया डिजाइन है इसका
समुद्र लहरिया। समुद्र लहरिया आपका कहाँ का फेमस है? जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। और शुभ अगर अवसर हो कोई भी तो 5 रंग वाला लहरिया पहनते हैं। 1 मिनट। शुभ अवसर पे कौन सा पहनोगे आप? 5 रंगों का पंचरंगा लहरिया। कौन सा लहरिया? पंचरंगा लहरिया पहनोगे। कब? कोई भी शुभ अवसर के ऊपर। तो ये लहरिया हो गया। इसके बाद में इसका प्रकार है बंधेज का, ये एक प्रकार है मोठड़ा। मोठड़ा में और लहरिये में अंतर क्या है? लहरिया तो लहरदार डिजाइनिंग है, लेकिन मोठड़ा क्या होता है कि अगर कपड़े पे लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए, क्या बनाई जाए? एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए, तो वो डिजाइन क्या कहलाएगा? मोठड़ा। तो जब लहरिये की धारियां काटती हुई बनाई जाए, काटती हुई बनाई जाए, तो वो डिजाइन क्या कहलाएगा? मोठड़ा। मोठड़े की पगड़ी शादी में पहनते हैं अपने। कब पहनते हैं? शादी में। मोठड़ा फेमस कहाँ का है मित्रों? जोधपुर का। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। आप ध्यान में रखना। एक इसमें फिर बंदेज का प्रकार रहेगा जिसको कहेंगे नग बांधना। क्या कहेंगे? नग बांधना। नग बांधना में क्या होगा? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसका। ये कपड़ा है, इस पे आपको क्या करना है? एक कील लेनी है ऐसे करके, फिर एक गांठ बांध देनी है, फिर एक और गांठ यहां बांध देनी है, फिर एक और गांठ यहां बांध देनी है। ठीक है। उसके बाद में कलर में डुबोना है, फिर इसको सुखा के फिर वो गांठें खोल देनी है। तो कपड़े पे आप देखोगे कि जहां गांठें बंधी थी वहां पे डायग्राम बन जाएंगे, डिजाइन बन जाएंगे बूंदों जैसे। तो उनको क्या कहोगे आप? नग बांधना। कई बार आपने देखा भी होगा जब अपने बीकानेर से और जोधपुर से चुनरी लेके आते हैं तो उनके ऊपर धागे बाद में हमें ला के खोलने पड़ते हैं, कुछ धागे उस पे गांठों के रूप में बंधे होते हैं। तो वो कला कौन सी है? नग बांधना। तो देखो, वस्त्र पर छोटी छोटी, वस्त्र पर छोटी छोटी गांठें बांधकर, गांठें बांधकर क्या करना? रंगाई करना। क्या करना? रंगाई करना। क्या कहलाएगा? नग बांधना। ठीक है। तो जैसे 1 नंबर प्रकार है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, बंदेज के प्रकार है। 4 नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा जैसे लुगड़ा। ठीक है। लुगड़ा एक ओढ़नी है, बंदेज की ओढ़नी है। किसकी ओढ़नी है? ये भी बंदेज की ओढ़नी है। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि लुगड़ा कहाँ का फेमस है। तो मित्रों आपसे पूछे तो आप बताना, लक्ष्मणगढ़ व पाटोदा नाम की जगह है सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। ठीक है। तो ये अपने मुख्य मुख्य बातें कंप्लीट किए किसकी? बंदेज की। कुछ टाइप हमने पढ़े हैं। एक चीज इसमें और बाकी बच जाएगी और आप इसको तब तक नोट भी कर लेना। ठीक है। 5 नंबर पे मैं बात करूंगा यहाँ पे बंदेज के अंदर ही कौन सी कला? दाबू कला। बंदेज के अंदर ही कौन सी कला की बात करने वाले हैं? दाबू कला की हम बात करने वाले हैं। दाबू में क्या होता है? सबसे पहले देखो, कपड़े पे जहां पे रंग नहीं चढ़ाना है उस जगह को किसी लिक्विड से या किसी पदार्थ से लेपित कर दो ताकि उस पे कलर चढ़े ना, बस। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लो ये कपड़ा है और आपने यहाँ पे इस प्रकार से क्या बना दिया है? डिजाइन बना दिया है और इसके ऊपर मिट्टी या किसी भी चीज का मोम का लेपन कर दो, केवल चूहे के ऊपर। कलर में डुबो, जहां पे लेपन किया है वहां पे कलर नहीं चढ़ेगा। बाहर निकालो और बाहर निकाल के वो मोम जो है वो सूखने के बाद में उसको ऐसे हिला के अलग कर दो, तो बाकी कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे रंग नहीं चढ़ेगा। तो ऐसी जो टेक्निक है वो क्या कहलाएगी? दाबू कला। तो इसका मतलब हुआ जहां रंग नहीं चढ़ाना है वहां किसी पदार्थ का लेपन कर दो,
और वो क्या कहलाएगा, दाबू कला। अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार से दाबू या अलग अलग पदार्थों के दाबू फेमस हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बात करें हम मोम का दाबू, तो मोम का दाबू मित्रों सवाई माधोपुर का है। सवाई माधोपुर से जो ओढ़नी आती है आप देख लेना, कई बार उनमें मोम की खुशबू भी आती है, इसका मतलब उसके ऊपर मोम का दाबू लगाया गया है। इसके बाद में है साथियों मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू आपका है बालोतरा का। बालोतरा कहाँ पे आपका, बाड़मेर में पड़ता है। इसके बाद में छानस बोलते हैं ना, गेहूं का बिंदण, छानस जो छानने के बाद में जो बचता है, तो गेहूं के बिंधन का दाबू ये सांगानेर का है। सांगानेर जयपुर में, ठीक है। क्या लगाते हैं, गेहूं के बिंधन का दाबू लगाते हैं। और एक चीज इसमें और बचती है, बस खाली एक चीज और बचेगी इसमें। अगर कपड़े के ऊपर हम बाउंड्री पे इस प्रकार से डिजाइन बनाते हैं, इस प्रकार से मोम से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मोम से अगर डिजाइनिंग बना दें ऐसे वाला, बाउंड्री पे लहरें या डिजाइनिंग धारियां सी बना दें, तो मोम लेखन कहेंगे उसको। और पेपर वाला मोम लेखन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा मोम लेखन का दूसरा नाम वार्तिक कला। वार्तिक कला वैसे जिलों में बात करें तो पूरे बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। अगर कोई पर्टिकुलर पैलेस या जगह पूछ ले आपसे, तो एक जगह है जिसका नाम है खंडेला सिक्कर। खंडेला सिक्कर, तो मोम लेखन या वार्तिक कला खंडेला सिक्कर और बीकानेर की क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगर मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान बातें हैं, ये ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें इनमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कला आज कंप्लीट हुई है, कौन सी है ये, बंदेज कला या कपड़ों के रंगाई छपाई, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद में हम एक कला लेके चलेंगे, कौन सी कला करें, चलो काष्ठ कला कर लेते हैं अपने ना। काष्ठ कला कर लेते हैं सबसे पहले। काष्ठ कला में जो वो सारे प्रोडक्ट आएंगे जो किससे बनते हो, लकड़ी से। और इसमें सबसे पहले फर्नीचर की बात करेंगे तो शीशम के फर्नीचर, शीशम के फर्नीचर हनुमानगढ़ के हैं। कहां के हैं, हनुमानगढ़ के। खेल का सामान पूछे तो भी कहां का, हनुमानगढ़। लेकिन खेलने के बाद में जो लकड़ी की ट्रॉफियां दी जाती है मित्रों, ट्रॉफियां जयपुर की है, ट्रॉफियां जयपुर की है। चंदन के फर्नीचर, लाल चंदन के फर्नीचर, जैसे चंदन जैसे चूरू, जैसे चूरू के फेमस है चंदन के फर्नीचर। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, ये बाड़मेर के भी फेमस हैं, ये शेखावाटी के भी फेमस रहेंगे। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर, नक्काशी मैंने आपको बताया था, जैसे लकड़ी के कोई दरवाजे हैं उनके ऊपर खुदाई करके छेनिए थोड़े से, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि इस प्रकार से नाम लिखे होते हैं, तो वो खुदाई करने क्या कहलाएगा, नक्काशी। इसके बाद में देखो वुडन पेंटेड फर्नीचर, वुडन पेंटेड फर्नीचर है मित्रों किशनगढ़ के। और किशनगढ़ आपका कहां पड़ता है, अजमेर में। वुडन पेंटेड फर्नीचर किस प्रकार करेगा, ये थोड़ा सा समझ लो आप यहां इस प्रकार से। जैसे मान लो इस प्रकार से, जैसे मान लो एक स्टैंड बना हुआ है कोई, कप वगैरह या बुक्स वगैरह रखने के लिए, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम, अलग अलग कलर से इस प्रकार से क्या बना दिया, कोई
डिजाइनिंग वगैरह बना दी, जैसे मान लो ये डिजाइन बना दिया, इसके ऊपर इस प्रकार से पेंटिंग कर दी, तो ये वुडन पेंटेड फर्नीचर है। कौन सा फर्नीचर है? वुडन। ऐसा मान लो एक, या फिर कोई लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स जिसमें कुछ सामग्री रखते हैं पिटारी टाइप के, तो वुडन पेंटेड फर्नीचर है, जो कहाँ के फेमस रहेंगे? किशनगढ़ के। किशनगढ़ की 2-3 खास बातें और है, याद रखना। गुजरों का चरी नृत्य, गुजरों का चरी नृत्य। मैं साथ साथ में चीजें बहुत सारी क्यों करवा रहा हूं आपको, जैसे किशनगढ़ नाम है तो दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर किशनगढ़ में शायद कुछ और भी था। नहीं, किशनगढ़ नाम है तो किशनगढ़ की सारी बातें आप ध्यान में रखो। किशनगढ़ चित्र शैली में बनी ठनी नाम का चित्र फेमस है। कौन सा चित्र? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी है, पहला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी है यहाँ पे, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी किशनगढ़ में। गुजरों का चरी नृत्य भी है बनी ठनी नाम का, और इसके बाद में मार्बल मंडी भी है यहाँ पे। कौन सी मंडी है मित्रों? मार्बल मंडी भी कहाँ रहेगी? आपकी किशनगढ़ के अंदर रहेगी। ये काष्ठ कला की बेसिक जानकारी, अभी और भी इसमें बातें पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? तब तक आप बढ़िया तरीके से इनको नोट कर लो, ठीक है? अब इसके बाद में देखो आप, चीजें होगी यहां तक की बातें। अब काष्ठ कला में हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, और इसमें कुछ चीजें और हमारे लायक हैं, पढ़ने लायक हैं। सबसे पहले बात करेंगे लकड़ी के खिलौने। किसके खिलौने? लकड़ी के खिलौने। ये जो लकड़ी के खिलौने होते हैं, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, ये सबसे ज्यादा फेमस है मेड़ता के। कहाँ के फेमस रहेंगे ये? मेड़ता। मेड़ता आपका कहाँ पड़ता है? नागौर में। मेड़ता, नागौर। इसके बाद में जैसे मान लो बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सवाई माधोपुर और उदयपुर, और उदयपुर। यहाँ पे क्या बनते हैं? लकड़ी के खिलौने यहाँ के क्या रहेंगे? प्रसिद्ध रहेंगे। वैसे एक बात इसमें और भी है, विशेष बात ये भी है कि काष्ठ कला में ज्यादातर जो लकड़ी की चीजें हैं वो बस चित्तौड़गढ़ में बनती है। तो काष्ठ कला का सबसे प्रमुख केंद्र की अगर अपने बात करें तो वो राजस्थान में कौन सा रहेगा? बस चित्तौड़गढ़ रहेगा, ठीक है? यहाँ तक की चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है? और बस ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है काष्ठ कला का। ठीक है, तो ये बस्सी की जो विशेषता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में कुछ चीजें और हमारे यहाँ पे बसती है, जैसे परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें 2 पूछी जाती है। एक तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कांवड़, और एक होता है बेवाण। ये 2 बातें और पूछी जाती है, कांवड़ और बेवाण। अब कांवड़ नाम लेते आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर कांवड़ तो ये होती है जो हरिद्वार लेके जाते हैं ना लोग, हरिद्वार से लेके आते हैं ना। बेटा ये कांवड़ नहीं है, ठीक है? ये कांवड़ तो अलग चीज है। राजस्थान में जो कांवड़ होती है वो एक अलग चीज होती है। राजस्थान में कांवड़ क्या होता है कि इस प्रकार का बॉक्स होगा, और इसके चारों साइड क्या लगे होंगे? इस प्रकार से दरवाजे लगे होंगे, ठीक है? इसके ऊपर एक हैंडल लगा होगा। तो ये जो कांवड़ है इसमें क्या होता है कि इसके विभिन्न दरवाजे होते हैं, और विभिन्न दरवाजों को जैसे अपने खोलते हैं, ठीक है? तो एक साइड में इस प्रकार से जैसे दरवाजे खुलेंगे, और इसके साइड में फोल्डिंग करने वाला एक और दरवाजा ऐसे खुलता है, ऐसे खुलेगा। दूसरी साइड का जो दरवाजा है ऐसे खुल के उसके साइड में भी एक ऐसा, जैसे एक फोटो फ्रेम के बार मेले से लेके आते हैं या ग्रीटिंग कार्ड होता है वो ऐसे ऐसे खुलता है ना आगे से आगे, उसी प्रकार से इसके दरवाजे जो हैं वो आगे खुलेंगे। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा उस पे आमने सामने देवी देवता का चित्र होगा, और जैसे उसके फोल्डिंग एक जो पल्ला या दरवाजा और खुलेगा ऐसे आगे स्लाइड करके, तो उस पे भी एक देवी देवता का क्या मिलेगा? आपको चित्र मिलेगा। तो इसमें इस प्रकार से दरवाजे खुलेंगे और बहुत सारे देवी देवताओं के क्या मिल जाएंगे? आपको चित्र मिल जाएंगे। ये जो कांवड़ है इसकी परिभाषा क्या बनी?
लकड़ी का एक बॉक्स जिसके दरवाजों पे विभिन्न देवताओं के, जिसके दरवाजों पे देवी देवताओं के क्या बने होते हैं, चित्र बने हो, तो वो लकड़ी की कलाकृति क्या कहलाएगी, कांवड़ कहलाएगी। काम क्या है इसका, धोख लगाने का काम है। बीच में बे माता का चित्र होता है। बे माता होती है बच्चे के भाग्य निर्धारण करने वाली देवी। इसके बाद में देखो आप, यहां तक की बातें, चारण जाति का लोग इसका प्रदर्शन करता है, ठीक है। चारण लोग इसका क्या करते हैं, प्रदर्शन, मतलब चारण जाति के लोग जो हैं वो इधर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इसको गांव-गांव लेके घूमते हैं। लोग इसके दरवाजे खोल के विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और फिर अपनी इच्छा अनुसार इसमें क्या करते हैं, रुपए पैसे वगैरह चढ़ा देते हैं। तो ये कांवड़ हमारी हो गई। और ये कहाँ बनती है, ध्यान में रखना मित्रों, बस्सी में। बस्सी आपका कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और ये कहाँ बनती है, उदयपुर में बनती है। तो ये हमारी क्या कंप्लीट हुई, यहाँ पे कांवड़ कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे बेवाण की। दोस्तों बेवाण को कहते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल, देखो इसके नाम में इसका अर्थ है, मिनिएचर मतलब छोटा, वुडन मतलब लकड़ी का, टेम्पल मतलब मंदिर। इसका मतलब है लकड़ी की छोटी मंदिर नुमा, कैसी, मंदिर नुमा आकृति क्या कहलाएगी, बेवाण। क्या कहलाएगी, बेवाण। क्या करते हैं इसका, एक 11 आती है भाद्रपद महीने में, जल झूलनी या देव झूलनी 11, या कौन सी 11, देव झूलनी एकादशी पर इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। जल झूलनी या देव झूलनी 11 मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, भाद्रपद महीने में आती है और उसमें देवताओं को झूला झुलाने के ये उपकरण काम आता है। इसको क्या कहते हैं, बेवाण। ये बेवाण भी कहाँ बनता है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में। और कहाँ पे बनेगा, ये उदयपुर में बनता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ और कहाँ पे बनता है, उदयपुर के अंदर ये बनता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो आप। ठीक है, कर लिया नोट। इसके बाद में देखो, क्लियर कर देते हैं यहां से। अब इसके बाद में कुछ कलाएं और है, जैसे मान लो राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाते हैं। तो जब गणगौर का हम त्योहार मनाते हैं तो आपने देखा होगा गणगौर की सवारी निकालेंगे। और गणगौर की सवारी में क्या होता है, देखो इस प्रकार से एक आकृति बनी होगी। ये है गणगौर, लकड़ी की बनी है। ये किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। और एक महिला अपने सिर पे इस प्रकार से इसको रख के और फिर गणगौर की क्या करती है, सवारी निकालती है। गणगौर की क्या निकालेगी, सवारी निकाली है। गणगौर के साथ में भी होता है एक पुरुष आकृति भी होती है जिसको ईसर बोलते हैं। तो ये जो गणगौर है ये तो त्योहार है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर अपने मनाते हैं, जयपुर की फेमस है। लेकिन ये गणगौर लकड़ी की बनी होती है और ये गणगौर का निर्माण कहाँ पे होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो गणगौर जो है इसका सर्वप्रथम निर्माण, गणगौर का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, प्रभात जी सुथार ने। गणगौर सबसे पहले किसने बनाई थी, प्रभात जी सुथार ने, ठीक है। इसका निर्माण कार्य किया था। अब इसके बाद में देखो गणगौर जो है वो लकड़ी से बनती है और गणगौर का निर्माण भी कहाँ होता है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके अलावा कहाँ होता है, उदयपुर में। कहाँ होता है, उदयपुर में। अगर त्योहार की बात करें तो ये गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाते हैं। चैत्र शुक्ल तीज को मनाते हैं। किसका त्योहार, गणगौर का। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है, जिसमें इसके साथ वाला पुरुष नहीं होता, केवल गणगौर होती है।
बिना ईसर की गणगौर। सवारी निकालते हैं तो दोनों चीजें होनी चाहिए साथ में, गणगौर भी है और एक महिला जो है वो ईसर भी उठाए रखती है। तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ की रहेगी? जैसलमेर की। कहाँ की रहेगी? जैसलमेर की रहेगी। और वैसे अगर गणगौर का त्योहार पूछ ले तो जयपुर का प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी। जयपुर की गणगौर नाम का RTDC होटल भी कहाँ का फेमस है? जयपुर का। तो गणगौर की अगर अपने बात करें तो गणगौर RTDC होटल ये भी कहाँ का है? जयपुर। गणगौर अगर बात करें गणगौर महोत्सव तो ये भी कहाँ मनाएंगे हम? जयपुर में। गणगौर की अगर बात करें सवारी ये भी कहाँ की रहेगी? जयपुर की रहेगी। और धिंगा गवर नाम की जो गौर है, ठीक है, वो जोधपुर में मनाते हैं। धिंगा गवर ये जोधपुर में ये त्योहार मनाते हैं अपने। और एक गौर से संबंधित मेला है गौर मेला। गौर मेला सिरोही में भरता है। गौर मेला कहाँ भरता है? सिरोही में। सिरोही में पाए जाते हैं कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। और गरासियों का सबसे बड़ा मुख्य मेला है कौन सा? गौर मेला। कौन सा रहेगा? गौर मेला। लेकिन खाली वो तो चीजें थी मेले त्योहार की बातें, हमें केवल यहाँ पे बात करनी है किसकी? कि गणगौर कैसे बनती है, कहाँ बनती है और किससे बनती है। ठीक है, तो ये मित्रों गणगौर की हमने बातें कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक और कलाकृति की जिसका नाम है कठपुतली। कौन सी कलाकृति? कठपुतली। सबसे पहले ये भी लकड़ी की बनती है, लेकिन कौन सी लकड़ी की बनेगी? आड़ू की लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है ये? आड़ू की लकड़ी से निर्मित है। आपने देखा होगा इसका प्रदर्शन कब करते हैं? प्रदर्शन करते हैं मेले के अवसर पे। मेले के अवसर पे इसका प्रदर्शन किया जाता है। कठपुतली क्या होती है? लकड़ी की बनी हुई छोटी छोटी महिला पुरुष या गुड्डे गुड्डियां जैसी आकृतियां होती है जिनको क्या कहते हैं? कठपुतली। और इसमें प्रोग्राम किस प्रकार से रहेगा? जैसे मान लो ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर क्या होगा? इस प्रकार से ये कुछ मैं कठपुतलियां बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है। और इनके हाथों पैरों में क्या बंधे होंगे? धागे। इनके हाथों पैरों में क्या बंधे हुए होंगे? इस प्रकार से देखो बारीक बारीक धागे बंधे होंगे, ठीक है। और ये धागे पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी जो होता है उसके हाथों में कनेक्ट होते हैं ये सारे धागे, ठीक है। और वो अपनी अंगुलियों से क्या करेगा? जैसे इनको इस प्रकार से हिलाएगा तो ये कठपुतलियां जो है वो पर्दे के जो आगे हैं वो उसी प्रकार से क्या करेगी? हलचल करेगी। और ये आदमी उस कठपुतलियों को धागों की सहायता से क्या करता है? ऑपरेट करता है। और ये जो कठपुतलियां हैं, हालांकि ये कठपुतली एक नाटक है, जो हमारा एक टॉपिक है नाट्य कला, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ केवल हमें बात करनी है कि कठपुतली कहाँ बनती है और किससे बनती है। तो कठपुतली किससे बनती है? आड़ू की लकड़ी से। कठपुतली किससे बनेगी? आड़ू की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण होता है। अब देखो इसका निर्माण होता है मित्रों बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। देखो लकड़ी की चीजों में कांवड़, कठपुतली, बेवान, गणगौर, ठीक है। और एक इसमें मैंने करवाया था आपको, कांवड़, कठपुतली है, गणगौर है, बेवान है। ये चार चीजें बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर ही इनका क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। कठपुतली म्यूजियम उदयपुर में है। कठपुतली म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर कठपुतली म्यूजियम का क्या है? संस्थापक है। क्या है? संस्थापक है। और निर्माण इसका कहाँ होता है? कठपुतली का बस्सी, चित्तौड़गढ़ और कहाँ पे होता है? उदयपुर में। कहाँ होता है इसका निर्माण? उदयपुर में होता है। और कठपुतली नचाने का काम कौन करेगा? नट जाति का आदमी कठपुतलियों को नचाने का काम करेगा। नचाएंगे कब? मेले के अवसर पे, ठीक है। और नचाएगा कौन? जो पीछे बैठा एक आदमी, अपने अंगुलियों पे धागे बंधे होते हैं और वही धागे पर्दे के आगे कठपुतलियों पे बंधे होते हैं, उनको वो संचालित करता है, ऑपरेट करता है। कई प्रकार भी होते हैं जो नाट्य कला के अंदर हम इसकी विस्तृत जानकारी ले लेंगे, ठीक है। यहां तक की बात आशा करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो
कुछ छोटी मोटी चीजें और बचती है, जैसे एक चीज है यहाँ पे हमारे पास में चोपड़ा। क्या है? चोपड़ा। अब चोपड़ा देखो मित्रों किस प्रकार की चीज रहेगी। चोपड़ा आपका रहेगा इस प्रकार से, लकड़ी का इस प्रकार से क्या बना होगा? बॉक्स बना होगा। क्या बना हुआ होगा? लकड़ी का इस प्रकार से एक बॉक्स बना रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से स्लाइड करके ओपन होगा, और ब्राह्मण जब तिलक लगाने आता है तो इसके अंदर क्या करता है? पूजन सामग्री रखता है। क्या रखता है? पूजन सामग्री। जैसे यहाँ पे रोली वगैरह उसने रख ली, यहाँ पे कुछ चावल के दाने वगैरह रख लिए। तो तिलक सामग्री रखने का ये पात्र है, लकड़ी का बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तिलक सामग्री रखने का लकड़ी का एक जो पात्र होता है, उसी पात्र को हम क्या कहते हैं? चोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोपड़ा। इसके अलावा अन्य कुछ बातें हैं, ये एक डब्बे में बंद कर लेना। चोपड़ा नाम की कुछ चीजें और भी है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि बता चोपड़ा झील, तो दोस्तों आपको बताना है पाली में। चोपड़ा झील अगर पूछ ले तो आपको क्या बताना है? पाली में। संत माव जी की जो वाणी है, या माव जी का लिखा हुआ जो ग्रंथ है, या वाणी बोलते हैं उसको, उसका नाम भी क्या है? चोपड़ा। क्या नाम है? चोपड़ा। इसके बाद में एक फेमस आदमी है दानचंद चोपड़ा। दानचंद चोपड़ा की अगर बात करें हवेली, दानचंद चोपड़ा की किसकी बात करनी है? हमें हवेली की बात करनी है। तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहाँ पे रहेगी? सुजानगढ़ में। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? सुजानगढ़ में है मित्रों। सुजानगढ़ मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ पे पड़ता है? चूरू में। और एक था जसराज चोपड़ा। जसराज चोपड़ा नाम की एक कमेटी है, ये भी प्रश्न आता है, जिसने चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मची थी, और उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। करीब करीब 300 के आसपास लोग भगदड़ में मारे गए थे। चामुंडा माता मंदिर भगदड़ प्रकरण की जांच भी किसने की थी? जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी। तो साथियों ये मैंने वैसे मैं करवा तो आपको रहा हूं कि चोपड़ा क्या होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई चोपड़ा नाम आए तो ये समझ लेना कि इतनी सारी बातें हैं, यही चोपड़ा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम बात करेंगे मित्रों बाजोट की। किसकी बात करने वाले हैं? बाजोट की हम बात करने वाले हैं। बाजोट क्या होता है ध्यान में रख लेना। बाजोट मैं आपको बना के बता देता हूं। और बहुत ही ध्यान से आप इस चीज को समझ लेना। इस प्रकार से लकड़ी का बना हुआ है, क्या होगा? स्टूल होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बने होंगे? अलग अलग प्रकार से कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया है, इस प्रकार से निशान बना दिया है। तो ये लकड़ी की कलात्मक जो चौकी होती है, इसी को क्या कहते हैं? बाजोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजोट। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? लकड़ी की कलात्मक चौकी काम क्या आती है? पूजन सामग्री रख सकते हैं आप, ठीक है, शुभ अवसर पे भी, ठीक है, धार्मिक पुस्तक रखने के भी काम आती है, उपयोग भी हो जाता है। शादी के समय दुल्हा दुल्हन को भी इस पे बैठा देते हैं। तो ये हमारी कलाकृति क्या कहलाएगी? बाजोट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाजोट। इतनी सारी चीजें जो है ये हमारी किस में आती है? काष्ठ कला में। किस में आती है? काष्ठ कला में। एक एक चीजें मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी है, ठीक है।
और जब हम किसी चीज का डायग्राम देख लेते हैं तो ये मान के चलो समझाने लायक बाद में उसमें कुछ नहीं बचता है, लेकिन फिर भी मैं साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो हम बात करेंगे मूर्ति कला की। मूर्ति कला को कई जगह वो मृण कला भी कह देते हैं। मृण मतलब मिट्टी की कलाएं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो हम बात करेंगे मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने ये बनते हैं बू नरावता नाम का एक गांव है नागौर में, और यहाँ पे बनते हैं कौन से खिलौने? मिट्टी के खिलौने बनते हैं, ठीक है। लकड़ी के खिलौने मेड़ता में बनते हैं और बस्सी चित्तौड़गढ़ में। मिट्टी के खिलौने बनते हैं बू नरावता गांव नागौर में। इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में अगर हमारे से कोई पूछ ले कि लाल पत्थर की मूर्ति, तो ये बनती है थानागाजी तहसील है, थानागाजी तहसील है अलवर में। वहां पे लाल पत्थर की क्या बनती है? मूर्तियां। हालांकि लाल पत्थर करौली और धौलपुर का फेमस है, लेकिन मित्रों वहां पे मूर्तियां नहीं बनती, ठीक है। जैसे गन्ने का उत्पादन कहीं ज्यादा है, लेकिन गन्ने से जो है वो गुड़ वगैरह शक्कर वगैरह बनाने के कारखाने कहीं और स्थापित होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लाल पत्थर निकलता तो 2-3 और जिलों से है, लेकिन मूर्तियां केवल अलवर में। इसके बाद में सफेद संगमरमर की मूर्तियां, ठीक है, ये बनती है जयपुर में। कहाँ बनती है? जयपुर में। और अगर एक गांव भी फेमस है किशोरी गांव। किशोरी गांव कहाँ है? अलवर में, ठीक है। तो गांव के ऑप्शन देके पूछ ले, 4 गांव हो तो उसमें किशोरी गांव करना है, अगर 4 जिलों के नाम दिए हो तो आपको जयपुर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां, हालांकि आपको पता है सफेद जो संगमरमर है वो मकराना का है। कहाँ का रहेगा? मकराना। और मकराना आपका कहाँ पड़ता है? नागौर में। राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का बिल्कुल सेंटर पॉइंट अगर देखें तो मकराना रहेगा, मकराना नागौर। इसके बाद में देखो काले संगमरमर की मूर्तियां। काले संगमरमर की मूर्तियां ये बनती है मित्रों तलवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला है ये, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और डूंगरपुर में भी बनती है। सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं। कौन सी जाति के लोग? सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं काले पत्थर की मूर्तियां। अब पूछ ले कोई कि काला संगमरमर कहां से निकलता है, तो काला संगमरमर तो भैंसलाना से निकलता है। भैंसलाना जयपुर। भूगोल में आप पढ़ोगे काला संगमरमर, अलग बातें हैं ये कहां से निकलेगा? भैंस कैसी होती है? काली होती है। तो भैंसलाना जयपुर से क्या निकलेगा? काला संगमरमर। क्या निकलेगा? काले रंग का संगमरमर। और काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा में। याद रखना तलवाड़ा जो हनुमानगढ़ में है वो राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। केवल ये आंकड़ा किताब में है कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। वास्तव में अगर जाके वहां पे देखे तो ये झील अपने वास्तविक स्वरूप में है ही नहीं, ठीक है। एक जगह और है अपने तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है जहां मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है जो नीची झील है, और एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। जो ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा है ना, यहां विशेष बातें याद रखना आप। तलवाड़ा कहां पड़ता है आपका? बांसवाड़ा में। यहां क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। काले पत्थर की मूर्तियां तो बनती है। त्रिपुरा सुंदरी माता जिसको तुरतई माता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तुरतई माता भी कहते हैं। तलवाड़ा में ये माता है। इसके बाद में आपके खाने लायक एक चीज भी बनती है यहाँ पे, आम पापड़। आम पापड़ भी कहाँ बनता है?
तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अगर सीधे पापड़ पूछ रहे नमकीन पापड़, बड़ी पापड़, रसगुल्ला और भुजिया, तो ये बीकानेर के हैं। लेकिन आम पापड़ पूछ ले तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और तलवाड़ा में क्या बनती है? काले संगमरमर की क्या बनती है? मूर्तियां। अगर तलवाड़ा हनुमानगढ़ पूछ ले तो राजस्थान की सबसे नीची झील है और इसे मिलता जुलता नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में है, जहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर है और मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद में है पीले पत्थर की मूर्तियां। पीले पत्थर की मूर्तियां। पीला पत्थर मित्रों जैसलमेर का है, तो पीले पत्थर की मूर्तियां कहां बनेगी? जैसलमेर में बनेगी। ठीक है, इसके बाद में और कोई विशेष पत्थर, अपने जिंक की मूर्तियां बनती है। जिंक हालांकि पत्थर नहीं है, खनिज है। जिंक की मूर्तियां, जैसे जिंक, जैसे जोधपुर, जैसे जिंक और जैसे जोधपुर। और एक विशेष बात याद रखना आप, दो बातें, कि मूर्ति बनाने वाला आदमी जो है, एक तो मिट्टी से, गिल्ली मिट्टी से मूर्ति बनाए तो कुम्हार होता है। वो कौन होता है? गिल्ली मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला, मटका, दीपक, कोई भी चीजें, ये काम कुम्हार का है। लेकिन एक कास्ट है जिसको कहते हैं सिलावट। क्या कहते हैं उसको? सिलावट कहते हैं। सिलावट, सिल का अर्थ होता है मित्रों पत्थर, और पत्थर को तराश के अगर कोई आदमी मूर्ति बनाए, जैसे संगमरमर की मूर्ति है, या कोई झरोकों में, या घर के जाली झरोकों में, या मुख्य दरवाजों में लगाने के लिए जालियां वगैरह बनाए कोई पत्थर को तराश के, काट के, तो वो कास्ट कहलाती है सिलावट। तो ये सिलावट होता है पत्थर को तराश कर, तराशना मतलब घिसना, पत्थर को तराश कर या घिस कर मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सिलावट। गिल्ली मिट्टी से मूर्ति बना ले तो कुम्हार है, लेकिन पत्थर की किसी शिला या पत्थर के टुकड़े को थोड़ा थोड़ा खुदाई करके उस पर डायग्राम डिजाइनिंग दे देता है, आंख, नाक, कान वगैरह खुदाई करके बनाता है, वो आदमी क्या कहलाएगा? सिलावट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो सिलावट कहलाएगा। इसके बाद में हमारे पास में है टेराकोटा। ये भी मिट्टी का होता है। इसका अर्थ होता है आग में पक्की मूर्तियां। आग में पक्की मूर्तियां मोलेला गांव में बनती है मित्रों। मोलेला गांव आपका कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है मोलेला गांव। पहले आप मिट्टी की मूर्ति बनाओ और उसके बाद में उसको आग में पकाओ, और इतना पकाओ कि उसका कलर क्या हो जाए? बादामी हो जाए। क्या हो जाए? वो कलर बादामी हो जाए, तो वो टेराकोटा बनती है। मोलेला गांव में इसका मुख्य कलाकार भी पूछ सकता है, मैं से मोलेला, मैं से मुख्य कलाकार, मैं से मोहनलाल प्रजापत, मोहनलाल जी प्रजापत। ठीक है, इसके बाद में है रमकड़ा। रमकड़ा एक खिलौना होता है जो किससे बनता है मित्रों? सोप स्टोन से। किससे बनता है? रमकड़ा सोप स्टोन नामक पत्थर से बनता है। ठीक है, तो ये रमकड़ा बनता है आपका गलियाकोट में। गलियाकोट आपका कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में। यहाँ रमकड़ा या सोप स्टोन नाम का ये खिलौना बनता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं बागड़ी। गलती से हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के लोग अपनी लैंग्वेज को बागड़ी कहते हैं, लेकिन ये हम जो बोलते हैं यहाँ पे जो बोली जाती है ये बागड़ी नहीं होती है। बागड़ी वास्तव में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की लैंग्वेज है। ठीक है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो थोड़ी सी पंजाबी, थोड़ी हरियाणवी और थोड़ी सरदार शहर चोरू साइड की थड़ी भाषा, इनका मिक्स करके बोली जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बागड़ी लैंग्वेज है उसमें खिलौनों को क्या कहते हैं? रमकड़ा। और ये रमकड़ा नाम का खिलौना सोप स्टोन नाम के पत्थर से बनता है। कहाँ बनता है? ये गलियाकोट डूंगरपुर में बनता है। ठीक है, कास्ट कला हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद में हमारी
मूर्ति कला भी आज क्या होगी, बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके बाद में छोटी मोटी एक दो बातें आपको मैं और यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर कोई हमारे से पूछ ले, जैसे मान लो बड़ी है, पापड़ है, भुजिया है, रसगुल्ला है, ये चीजें कहाँ की फेमस रहेगी, बीकानेर की। कहाँ की फेमस हो जाएगी, बीकानेर की। अगर कोई पूछ ले हरी मेथी और हैंड टूल्स, ठीक है, छोटे छोटे टूल आती है हाथ में रखने वाली, जिनमें कोई जरूरी सामान अपने रख सकते हैं। हरी मेथी और हैंड टूल्स अगर कोई पूछ ले तो वो कहाँ की है। देखो, सबसे पहले आप याद रख सकते हो कि मेथी बेचने कौन आता है, ताऊ आता है। कौन आता है, और ताऊ आता है नागौर से। तो ताऊसर नाम की जगह है नागौर में। ताऊसर नाम की जगह कहाँ पे हो जाएगी, नागौर में। इसके बाद में अगर कोई आपसे पूछ ले लाल मिर्च, ये भी हस्तकला है। लाल मिर्च है मथानिया की। मथानिया गांव आपका कहाँ पड़ेगा, जोधपुर में। और यहाँ की क्या फेमस रहेगी, लाल मिर्च रहेगी। ठीक है, हरी मेथी। इसके अलावा आपसे पूछ ले दरिया कहाँ की फेमस है, तो बता देना बेटा, दरी बिछा के उस पर लेटते हैं ना, तो दरिया टांकला गांव की है। ठीक है, टांका लगा के बनाई जाती है दरी। क्या बनाई जाती है, टांका लगा के। तो दरिया टांकला गांव नागौर की है। और खेसला बिछा के उस पर लेटते हैं, तो खेसला देखो दोस्तों, खेसला बिछा के क्या करना है, लेटना है। तो खेसला हो जाएगा लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हमने इस टॉपिक में, इस पॉइंट के बारे में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपनी और भी बहुत सारी बातें लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।